नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विजय कुमार डोगरा से। विजय कुमार डोगरा का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। इसी के चलते विजय ने 11वीं क्लास से ही रंगमंच शुरू कर दिया और कई नाटकों में अभिनय किया। वहीं दिल्ली के श्री राम सेंटर से एक्टिंग में डिप्लोमा किया। इसके बाद विजय ने इरफान खान अभिनीत फिल्म तलवार से फिल्म जगत में कदम रखा। विजय ने फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय कुमार के दोस्त का किरदार निभाया। फिर फिल्म एसपी चौहान, सोन चिरैया, दिल्ली क्राइम, हल हाल समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। फिल्मों के साथ वेब सीरीज मायोपिया, टीवी सीरीज रुद्रकाल और दिल्ली क्राइम में भी अभिनय किया है। फिल्म सोन चिरैया को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कास्टिंग अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म के 12 बेस्ट कैरेक्टर में से विजय के द्वारा निभाए गए डॉक्टर भदौरिया का किरदार भी शामिल है। विजय कुमार डोगरा बहुत जल्द ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन और वेब सीरीज द रेपिस्ट एलिट इंडिया बिहार डायरीज में अहम किरदार में जल्द नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो विजय कुमार डोगरा से आज हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनका सफर कैसा रहा, इन्होंने कैसे शुरुआत की फिल्म जगत में, शुरुआत कैसे की, किस तरह का स्ट्रगल रहा और कैसे इनका मन हुआ इस फील्ड में आने का। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए अभिनेता विजय कुमार डोगरा। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। विजय जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे। जी विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी। जी विजय जी, कैसे तय किया था आपने, कब आपको लगा था कि आपको एक्टर बनना है? सर ये बड़ा बोलूंगा इत्तेफाक हुआ था। वैसे तो मैं थिएटर करता था। जी। मैं स्कूल और कॉलेज में लगातार 5 साल थिएटर किया, लेकिन उसके उपरांत कुछ समय का गैप आ गया था। लेकिन एक उम्र के बाद मुझे लगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, जो आपका शौक है वो भी पूर्ण होना चाहिए। और 2014 में मैं टीवी देख रहा था और मैंने बोमन ईरानी जी को देखा कि उन्होंने 40 साल की उम्र में फिल्म एक्टिंग ज्वाइन की और अवार्ड लिया। तो मुझे लगता है मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली, मैंने दोबारा थिएटर शुरू किया। लेकिन इस बार मैंने प्रोफेशनल थिएटर कोर्स किया मंडिया और श्रीराम सेंटर से, और उसको पास आउट करने के बाद मैंने 4 साल लगाए श्री महेंद्र मेवाती जी के साथ, जिन्होंने मुझे अभिनय की बारीकियां सिखाई, अभिनय के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या सहज है, वो सब सिखाया। जी 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 विजय जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो पहला ब्रेक था आपका, क्योंकि रंगमंच आप पहले करते थे, फिर बाद में आपने इसको इसको एज ए प्रोफेशनल तौर पर इसको करना आपने शुरू किया, आपने एक्टिंग में डिप्लोमा भी किया, फिर जो पहला ब्रेक था आपका फिल्म का, वो कैसे मिला आपको? वो शायद मैं एनएसजी में किसी काम से गया हुआ था लाइब्रेरी में। वहाँ मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर मिले जिनका नाम तरन बजाज है, और वो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर बॉम्बे के। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आपका जो लुक है वो एक कैरेक्टर से मैच करता है, और क्या आप ऑडिशन देना चाहेंगे? तो मैंने वहाँ एनएसजी के अंदर उनका ऑडिशन दिया, और उस फिल्म का नाम था तलवार, जिसमें इरफान खान साहब थे। और लकीली मेरा वो ऑडिशन पास हुआ और मुझे इरफान खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला। जी, तो पहली फिल्म थी आपकी, पहली फिल्म में आप इरफान खान जी के साथ आपने एक्टिंग की थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? सर वो आदमी मतलब खान साहब वो बहुत अलग थे। वो बहुत सहज थे, उनके अंदर कोई स्टारडम नहीं था। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है, उनके अंदर ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। वो जितने सहज पर्दे पे थे उतने सहज अपने जीवन में भी थे। ये बात सब लोग जानते हैं, इसलिए उनकी जो इज्जत है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो हर कोई करता है, हर तबके का आदमी करता है, हर धर्म का आदमी उनकी रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए बनता है। जी, एक के बाद एक आपने और फिल्में की हैं, लेकिन जो एक बड़ा रोल था वो सोन चिरई में आपको मिला। इसके पहले आपने और तमाम फिल्में की, लेकिन जो एक बेहतर एक रोल होता है जिसकी तलाश में एक एक्टर रहता है, सोन चिरैया में आपको एक बेहतर रोल मिला जिससे आप सेटिस्फाई हुए, और इसमें भूमि पेडनेकर और सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसमें आपके संवाद थे, आपने एक्टिंग की थी। तो इसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका? इसके अंदर बहुत लंबी जर्नी रही मेरी, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम था। तकरीबन 12 दिन ये शूट चला था, और 12 दिन एक सीन जो पूरे 13-14 मिनट का सीन है फिल्म के अंदर वो करना था,
उसी कैरेक्टर में रहना था, उसी सीन को निभाना था। तो उसके लिए लुक के ऊपर काम किया गया। मुझे एक 60s का जो इमरजेंसी का दौर था हमारे 1960-70 का, उसका एक डॉक्टर बनना था, एक गांव का डॉक्टर, और जो उसकी उम्र 55-60 साल की है, उसको मुझे वैसे लुक को मेंटेन करना था, ऊपर कंटिन्यूटी को मेंटेन करना था। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो मेरा क्षेत्र है, जो मैंने किया था और जो मेरे गुरुजी ने सिखाया था, हाँ। चरित्र के अंदर रहना, वो बहुत काम है। उसको बहुत आपको 24 घंटे उसके अंदर रहना पड़ता है, अपने आप को कट ऑफ करना पड़ता है बाकी दुनिया से थोड़े दिन के लिए, ताकि आप उस कैरेक्टर में रहें। और दिन में 3 घंटे उस कैरेक्टर के बारे में आपको सोचना जरूरी है जब तक आप वो कर रहे हैं, चाहे आपके अंदर 2 दिन का ब्रेक है या 3 दिन का ब्रेक है, वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसमें फिल्म में आप डॉक्टर बने थे और इसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक सीन था आपका, और सुशांत सिंह राजपूत इस सीन में इतना डूब गए थे कि उसकी वजह से आपको बुखार हो गया था, आपके गले में सूजन आ गई थी। तो आखिर किस तरह का ये सीन था, ये जानना चाहेंगे। ये सर बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मैंने आपको बताया 12 दिन शूट चला था, तो इसके अंदर ये था कि जो पहले 5 या 7 मिनट मतलब सीन तो पूरा सुशांत के साथ ही था, लेकिन जो पहले सीन थे वो सुशांत के साथ है, जिसके अंदर मुझे वो घसीटते हैं और घसीट के पानी के अंदर ले जाते हैं और पानी के अंदर डुबोते हैं। हाँ। और उसके बाद मुझे चला के मेरे गले को दबाते हैं। हाँ। तो ये लगातार 3 दिन चला पानी में डूबने का, गले दबाने का। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे एक तो पहले वो पानी में इतना फोर्स लग गया था उसके अंदर कि मैं एक बार को सांस आने में प्रॉब्लम हो गई थी, और गर्दन आगे से पीछे इतनी ज्यादा लग गई थी कि मेरा पूरे गला सूज गया था। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन क्योंकि नाइट शूट होता था, पूरा नाइट शूट होता था, तो डे में आराम करने का मौका मिलता था। फिर मुझे अभी भी याद है जब सुशांत से बात पता लगी कि एक्टर को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, गला सूज गया, तो उन्होंने मुझे वैनिटी में बुला के अपने गले लगाया और बोला सॉरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर भदौरिया बोलते थे क्योंकि मेरे कैरेक्टर का नाम था, और हम इस शूट के बाद आपसे बैठेंगे और टॉक हम बात करेंगे, क्योंकि उनका जो कॉमन फ्रेंड है दिवाकर, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो बस लेकिन उसका शूट के अंदर मिलना हो नहीं पाया, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो इंजीनियर जब उन्होंने मुझे मतलब लिटरली अपने गले लगा के मुझे एक सहज मुझे लगा कि हाँ मतलब वो स्टारडम नहीं है क्योंकि वो कैरेक्टर के अंदर से तो हो जाता है, तो ये तो बड़ी चीज नहीं। बिल्कुल, कभी कभी हो जाता है, कैरेक्टर में हम इतना डूब जाते हैं कि थोड़ा ध्यान नहीं रहता है कि हम रियल एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं कभी कभी एक्टिंग में, कभी आ जाती हैं, अक्सर हमने देखा है, इसलिए हादसे भी होते हैं। आपके साथ भी एक छोटा सा हादसा हो गया, हालांकि ये हादसा एक यादगार पल बन गया आपके लिए, और ये अच्छा रहा कि आपको इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बुखार ज़रूर हुआ आपको, लेकिन उसके बाद फिर आप वापस फिर से आप जो आपका ट्रैक है फिल्म का, फिर आप उसमें लग गए होंगे। अच्छा, एक फिल्म और है शर्मा जी नमकीन, ये ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म थी, इसके बाद इनका देहांत हो गया था ऋषि कपूर जी का। तो इन्होंने जो किरदार निभाया था, इस किरदार को फिर परेश रावल ने निभाया, और इसमें आप पुलिस वाले बने थे। तो इसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये किरदार पहले ऋषि कपूर जी निभा रहे थे, फिर परेश रावल जी ने इसको निभाया, और परेश रावल जी के साथ आपके संवाद थे। मैं इस बार बोल रहा हूँ, मैं ऋषि कपूर जी को हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि 2 साल वो बीमार रहे, लेकिन क्योंकि फिल्म 10% शुरू हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी 2 साल के अंदर इस फिल्म को कंप्लीट करें, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बीमार होते चले गए। और बीमारी के दौरान भी उन्होंने काफी शूट किया कि मैं किसी तरीके से इस फिल्म को कम्प्लीट कर लूँ। तो 10% से करते 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 उन्होंने फिल्म 60-70% कम्प्लीट कर दी, लेकिन उसके बाद वो नहीं रहे, मतलब कैंसर की वजह से वो फिल्म को कम्प्लीट नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी कोशिश करी। इस फिल्म का शूट सारा दिल्ली में होना था, गुड़गांव में होना था, वो बार बार आते थे, बार बार शूट करते थे, बार बार बीमार पड़ जाते थे। तो ये तकरीबन 1.5 साल ये सिलसिला चलता था। तो उसके बाद मुझे लगता है उनके परिवार की सहमति से ऋषि कपूर जी को ये सम्मानीय श्रद्धांजलि दी गई है कि इस फिल्म को ना रोका जाए। इस फिल्म को जो बाकी 30 से 40% पार्ट है, किसी अच्छे एक्टर, बेहतरीन एक्टर के थ्रू करवाया जाए, जो कि श्री परेश रावल जी ने किया है। और जो मेरे सीन ऋषि कपूर जी के साथ होने थे सारे पुलिस स्टेशन के और वो सब, वो अब हाँ, इसमें एक सीन है जो मेरा ऋषि कपूर जी के साथ अभी भी है, जिसके अंदर मैं बहुत देर बता रहा हूँ कि आपका बेटा ऐसे कुछ अरेस्ट हुआ है, तो आप आइए। वो सीन मेरा उनके साथ बहुत सुबह हो गया था। बाकी सीन परेश रावल जी के साथ हुआ मेरा जी। तो बड़ा एक सुखद अनुभव है, और एक दुखद इसलिए कहूँगा कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि आखिरी फिल्म में उनको श्रद्धांजलि है, तो मैं सबसे विनती करूंगा कि उनको श्रद्धांजलि के तौर पर इस फिल्म को। और ये बहुत अच्छी फिल्म है, जूही चावला जी ने फिल्म है, और ये हल्की फुल्की पारिवारिक कॉमेडी कहेंगे। अच्छा, इसमें जो किरदार है जो ऋषि कपूर जी ने निभाया था, फिर बाद में इस किरदार को परेश रावल जी निभाते, तो क्या कुछ नाम चेंज होता है या कुछ स्टोरी में चेंजेस होते हैं, या फिर कि जो किरदार वो निभा रहे थे वही उसी किरदार को कंटिन्यू करते हैं परेश रावल जी?
जी उसी किरदार को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी किरदार को निभा रहे हैं। मुझे लगता है सबकी सहमति से ये सब हो रहा है, क्योंकि ऋषि कपूर जी 70% फिल्म करके चले गए थे, बाकी जो 30% या 40% है वो परेश रावल जी इसको कर रहे हैं, और वो नाम सब कुछ सेम रहेगा। इस फिल्म को ऋषि कपूर जी की आखिरी फिल्म उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर दिखा। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने हिंदी फिल्मों के अलावा आपने हॉलीवुड फिल्में भी की हैं। इकबाल एंड द ज्वेल ऑफ इंडिया में आप टीचर बने हैं, तो हिंदी फिल्मों के साथ हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास किया है मैंने। हाँ। तो इंग्लिश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने इंग्लिश में काफी नाटक भी किए हैं और काफी एडवर्टीजमेंट भी किए हैं। तो ये सौभाग्य हुआ, दिल्ली में एक इंग्लिश फिल्म का ऑडिशन चल रहा था। हाँ। तो और उसके दौरान मुझे ये मिला कि एक इंग्लिश फिल्म का है, मैंने ऑडिशन दिया और वो मैं टचवुड आई वॉज सिलेक्टेड, और उसके अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसको करने का। तो वाकई ये भी एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, लेकिन इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा जब आप हिंदी फिल्में करते हैं, फिर आपने हॉलीवुड फिल्में की, तो शूटिंग में, बाकी कास्ट और क्रू में किस तरह का आपने डिफरेंस देखा? प्रोफेशनलिज्म में आई थिंक हिंदुस्तान में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां पे लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत क्लियर है। तो मुझे बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। वो जो परसेंटेज होती है वो उनकी बिल्कुल तय होती है। तो वो तय होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कहता हूँ सर, बजट। वो बजट में उनका कोई कमी नहीं होती है, वो पूरा बजट लेके आते हैं, बल्कि और बजट लेके आते हैं। हमारे साथ भी कभी कभी होता है कि हमें ओवर बजट या मतलब लो बजट में भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल, बजट की बात की आपने, तो आपको अच्छा पेमेंट हुआ होगा। जी जी। अच्छा, एक फिल्म आपने की है उफ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में आप सीआईडी वाले बने हैं, लेकिन इस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं, बिना डायलॉग की वो फिल्म है। तो आखिर किस तरह की ये फिल्म है? ये बहुत मेरे लिए, मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानूंगा कि ये इतिहास की, हिंदी सिनेमा के इतिहास की दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म आई थी पुष्पक, जो कमला हासन जी की थी, और ये दूसरी फिल्म है जो कि साइलेंट मूवी है, जिसके अंदर एक कहानी चल रही है, लेकिन उस कहानी के अंदर कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा। फुल एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, जो सब कुछ है। हाँ। तो वो है उसके अंदर। तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप अभिनय करते हैं तो आप संवाद बोलते हैं तो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन बिना संवाद के किसी चीज को जस्टिफाई करना और ये बता देना कि। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अक्सर हमने देखा है फिल्मों में जो पुलिस वाले होते हैं ये चिल्लाते हैं और फिर कुछ कुछ कभी कभी गालियां भी निकलती हैं, और उसके बाद फिर वो इंटरोगेट करते हैं, तो फिर आपने कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया होगा कि बिना संवाद की पूछताछ करना, धमकाना? अगर आपके सीन में ये सब होगा तो फिर कैसे किया होगा आपने? इसके अंदर मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक जो मैं हूँ मैं वो दिखता नहीं फिल्म में, और वो बाद में पता लगता कि मैं ये हूँ। अच्छा। तो ये है, और उसके अंदर एक चीज है, एक आपको लगेगा कि कहानी कहीं और जा रही है, लेकिन कहानी निकल के आगे। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग। तो बिल्कुल, जब दर्शक देखेंगे तो फिर वो समझ सकेंगे कि आपने बिना बोले आपने एक्टिंग कैसे की है। अच्छा, टॉयलेट एक प्रेम कथा बहुत ही लोकप्रिय और हिट फिल्म थी, इसमें आप अक्षय कुमार के दोस्त बने हैं, तो एक सुपरस्टार का दोस्त बन के कैसा मजा आता है, क्या कुछ लगता है? देखिए, तो दो चीज होती हैं। एक, हम थोड़ा सा जब हम मेरे को जो अपना अनुभव लगता है कि जब आप थिएटर करके या किसी कहीं से पास आउट करके कुछ चाहते हैं, तो आपको दो चीजें बहुत अच्छी मिल जाती है। एक तो आपकी झिझक खत्म हो जाती है, पहली बात, जिसे हम झिझक कहते हैं, अंदर से कुछ रह जाता है कि हाँ जी मैं ये इतना नहीं हूँ, तो वो चीज खत्म हो जाती है। हाँ, सुपरस्टार आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करके रखनी सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे ही इज सुपरस्टार। लेकिन मेरे को तो अभी तक ऐसा लगता है कि आज तक मुझे अभी तक कोई ऐसा सुपरस्टार मिला ही नहीं है जो कि जमीन से जुड़ा ना हो। अक्षय कुमार जी भी उतने ही जमीन से जुड़े हुए इंसान है जितने वो पर्दे पे दिखते हैं, जितने वो जॉली नेचर के हैं, सेट पे भी जॉली नेचर। जबकि हमारे साथ उनके सीन होते थे तो वो आते थे पहले गला हाथ मिलाना, फिर बात करना और हालचाल पूछना, तो जो एक्टर का जो ऑरा हमारे लिए होता है वो वही खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। एक उधर एक है या फिर एक जो भी कहेंगे कि हम भी बहुत बड़े सुपरस्टार, वही खत्म हो जाता है। जो आते हैं आपसे हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, सीन शुरू होने से पहले चलो भी अब सीन देखते हैं जी, एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं जेस्चर होता है, शुरुआत होती है किसी चीज को करने की जी, कि आपस में एक दूसरे से तय हो जाए।
जी, फ़िल्में बहुत सारी की आपने और बड़े-बड़े स्टार के साथ आपने काम किया है। एक फ़िल्म है एसपी चौहान, इसमें आप पॉलिटिकल लीडर बने हैं और जिम्मी शेरगिल के दोस्त भी बने हैं। इसमें जो आपके संवाद है वो थोड़े हरियाणवी टच में है। तो इसके अगर कोई संवाद आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगेगा। सर ये इत्तेफाक होता है, यशपाल शर्मा भाई अगर आप जानते हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े बिल्कुल, स्टार जी। हैं, गंगाधर में जी, वो हम सबसे बड़े हमारे प्रोग्राम में आज आ चुके हैं वो। काफी जगह। तो ये उन्हीं के द्वारा ये उन्होंने ही फिल्म की कास्टिंग की थी, उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट किया था इस हाँ, कैरेक्टर के लिए। तो मेरे को बेनिफिट ये मिला कि मैं मोतीलाल नेहरू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो मेरे साथ जो हरियाणा के जो क्षेत्र है, जो दिल्ली बॉर्डर के वहाँ के काफी मेरे क्लास में दोस्त रहे हैं जिनके साथ मैं बोलता हूँ। तो हाँ। उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था कि एक ध्यान से सुनिए, शेर जब तक अपने कुंडों में रहा है, जब तक मिल बांट के खा, यूं आदत के डाल ले, न तलाका छोड़ दे। बहुत ज़बरदस्त है। मैं हरियाणवी में संवाद संवाद सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब से मैंने तनु वेड्स मनु देखी है और उसमें हाँ कंगना रनौत ने जिस तरह से हरियाणवी किरदार निभाया था वो, तब से मैं फ़ैन हूँ। हरियाणवी जो संवाद होते हैं मैं उसका फ़ैन हूँ मैं। बहुत अच्छे जी लगते हैं जी और आपने भी उसको बखूबी आपने उसको निभाया है। अच्छा, आपने कई जी। सालों तक रंगमंच किया है। एक नाटक आप करते थे जिसमें आप लड़की बनते थे, तो कौन-सा ये नाटक था? और उसमें आप किस तरह का ये किरदार था लड़की का? और इसका संवाद भी हम सुनना चाहेंगे उसी लड़की के अंदाज में। अरे सर, ये नाटक का नाम लिया है, मेरे दिल एकदम खड़े हो गए, क्योंकि मुझे याद है ये नाटक में जिनके साथ जो जो ये लोग नाटक करके जा चुके हैं, उनके नाम से लेकर नाराज, विजय राज, राजपाल यादव जी, मनोज वाजपेयी जी और जी। मेरे गुरु महेंद्र नाथ जी। ये सर मनोज जी को छोड़ के बाकी सब एनएसजी से थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, और ये मेरे गुरु जी उनके साथ नाटक किया करते थे हाँ, उस दौर में। और उसके बाद सब चले गए। गुरु जी ने जब ये नाटक किया था, उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर ये लोग हुआ करते थे, तो आज बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम है। तो उसके अंदर, नाटक के अंदर एक प्रथा होती है कि गांव के कुछ लोग औरत बन के कुछ दिन के लिए रहते हैं। हाँ, एक बाबा का वो है कि गांव के सब लोग कुछ दिन के लिए औरत बन के रहेंगे, तो उसमें औरत बन के रहते हैं। तो उसमें गांव में एक नौटंकी वाला आ जाता है और वो देखता है कि गांव के सब आदमी पूजा कर रहे हैं औरत बन के और सब। तो वो थोड़ा सा विचलित होकर एक औरत के पीछे चल पड़ता है, कमला जो बिना बना था, उससे पूछता है कि क्या है, ये क्यों है। हाँ। तो मैं उसको औरत के अंदाज में बताता हूँ कि हट वहां कहीं का बाबा का श्राद्ध है जी, 7 दिन तक गांव के सारे मर्द औरत बनकर रहेंगे, खाना जनाना, ओढ़ना जनाना, उठना जनाना, बैठना जनाना, समझे। अब सुनो, हम कमला हैं। बहुत खूब। मुझे वो फ़िल्म याद है कि स्त्री, जिसमें पूरे गाँव के लोग सब महिला बन के वो साड़ी पहन के रहते हैं और रात में नहीं निकलना रहता है। तो कुछ जो आपने मुझे बताया जिस तरह संवाद, तो मुझे वो फ़िल्म याद आ गई और बड़ा बखूबी आपने इस संवाद को निभाया है। अच्छा, कल दिवाली है विजय जी, तो बचपन के समय हमें कुछ ये एक पता चला है कि आप बचपन में दीपावली में आप लोगों को अप्रैल फूल बनाते थे। तो दीपावली में आप अप्रैल फूल कैसे बनाते थे और कैसे आप शरारत करते थे आप? ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अप्रैल स्कूल के दौरान बहुत लोग अप्रैल स्कूल बनकर लोग तैयार रहते थे। आज तो लोग इतना तैयार ही रहते थे। मैं आपसे अपने समय की बात कर रहा हूँ, तब लोग बहुत तैयार रहते थे। कोई मैसेज अगर फोन आना तो लोग समझ जाते कि 1 अप्रैल है, तो हाँ, कुछ भी हो सकता है, जिससे लोग तैयार रहते थे तो बन नहीं पाते थे। तो धनतेरस एक हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी प्रथा है, हमारे भारत में ऐसी प्रथा है कि धनतेरस के दिन धन का लाभ होना चाहिए, हाँ, धन मिलना चाहिए, धन होना चाहिए, धन देना नहीं। तो हम क्या करते थे सर, एक पर्स के अंदर नकली 100 के 3-4 नोट और लेडीज पर्स के अंदर रख देते थे, और उसके अंदर एक चिट भी लिख देते कि इसको जहां से लाए हैं इसको वहीं रखें और लोगों को भी बेवकूफ बनाना है, और वो चौराहे पे रख देते थे और सब छिप देते थे। और वहां से जो आदमी गुजरता था, जो महिला गुजरती थी, वो देखती थी पर्स पड़ा है, 100 का नोट की झलक आ रही है अंदर से, उठा के चल पड़ती थी अपने घर। हाँ। और घर जाके बड़ी खुश होकर खोलती होगी, फिर वो देखती थी, फिर वो पढ़ती थी, और बाहर आके देखती थी तो हम वो सारे बच्चे खड़े होकर बचते रहते थे। तो ये बहुत मजेदार किस्सा होता था। वो तकरीबन हर गली छोड़ छोड़ के 2 घंटे में इस गली में, फिर इस गली में, फिर तीसरी चौथी, ऐसे पूरे एरिया में करते थे। आपने मुझे बचपन की याद दिला दी। हम भी अप्रैल फूल में आ, नोट में धागा बांध के रास्ते में रख देते थे और कोई जब उसको उठाने आता था और रस्सी से उसको खींचते थे और वो उसके पीछे पीछे भगता था वो। तो आपने बचपन की यादें ताज़ा कर दी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जब कॉलेज के समय में थोड़े से शरारती हुआ करते थे और आपकी एक आदत थी, जब भी आप बस में चढ़ते थे तो जो आपके जूनियर होते थे उनके सर में आप टपली मारते थे। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ हुआ, फिर उसके बाद आपकी ये बदमाशी छूट गई। आखिर क्या हो गया था फिर?
सर बहुत बड़ा किस्सा है ये। मैं बात कर रहा हूँ सर 89-90 की, जब बीडीसी की बसें होती थी पुराने वाली, उसके अंदर क्या होता, पीछे एक स्पेस होता था जहाँ पे सब लोग खड़े होते थे, और उस समय रूट फिक्स होते थे बसों का, टाइमिंग फिक्स होता था। आज की तरह ये एक बस का दूसरी आ रही है, तो अगर आपने एक बस पकड़नी है, मेरा कॉलेज होता था धौलाकुआं, जमुनाबाद से धौलाकुआं जाने के लिए 1 घंटा लगता था, 1.5 घंटा, अगर आपको बस मिल जाए तो हम उसी बस में जाते थे, और बहुत सारे लोग काम करने वाले जाते थे। तो उसके अंदर इतनी भीड़ होती थी कि आदमी से आदमी सट के खड़ा होता था पिछले वाले ब्लॉक में। तो रोज एक बच्चे चढ़ते थे वहां पर उसमें। तो हाँ। मैं कॉलेज के लड़के थे, तो मेरी आदत थी बच्चों को, छोटे जो स्कूल की बस जाते थे उनको सर के ऊपर ऐसे टकली मारना, उनको चेयर नाम से बातें करना। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, सर्दियों का टाइम था, बच्चों ने हुडी पहन रखी थी सबने, और मैं उनको ऐसे टकली मारता रहा और पूछता रहा, तेरा नाम क्या? सोनू। उसका नाम मोनू है। मोनू ये है, सोनू ये खाता है, मोनू ये करता है, मोनू ये पीता है, मोनू तो पुलिस वाला बनेगा, सोनू वो बन जाएगा इंजीनियर, और ये इसकी बिल्डिंग बनाएगा, ये इसके काम आएगा। वो करता रहा, और लास्ट में मैंने बच्चों को बोला, चलो बच्चे जाओ, तब आपका स्कूल आ गया। तो इतने में से एक बच्चा जो था उनसे वो मुड़ा, उसने अपना हुडी उतारा और उसने बोला, मैं कॉलेज में हूँ, तो स्कूल में नहीं, मैं कॉलेज में। और दरअसल वो बच्चा नहीं था, वो एक लड़की थी जो कॉलेज का चुनती थी, और उसने मुझे बोला, और मैं फाइनल ईयर में हूँ जीएसएम मैरी कॉलेज। हाँ। हम 3 लड़के थे, बाकी 3 लड़के हंस रहे थे, शायद उनको पता लग गया था, मुझे पता नहीं था। तो मेरे पास ना हंसी थी, ना मेरे पास रोना था, ना मेरे पास कुछ बोलने के लिए था, और मैं सिर्फ चुपचाप ऐसे शॉक्ड हो गए होंगे आप। फिर उसके बाद ये शरारत और बदमाशी आपकी बंद हुई कि नहीं हुई? सर बंद हो गई हमेशा के लिए। बंद हो गई। एक शौक लगा, झटका लगा, ये वर्षों पर ये मनाया कि उस लड़की ने कुछ नहीं किया, उसको हाँ, समझ में मैं आ गया था आपसे यही कि पूछने कुछ वाला था, किया कोई जाता शिकायत तो है। नहीं की उसने? अरे सर उस दिन शिकायत कर दी होती तो कितनी लड़कियां होती जीएसएम मैरिज को लेकर, और मेरा सर गंजा हो गया था। जी। अच्छा जी, विजय जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? सर अपकमिंग प्रोजेक्ट ये ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि एक स्पेनिश वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स, हाँ। नेटफ्लिक्स वेब सीरीज है एलिट, उसी के ऊपर एक इंडियन वेब सीरीज बन गया एलिट इंडिया। उसके अंदर एक मर्डर मिस्ट्री है, और जो शुरुआत होती है और आखिर तक वो चलती है। तो उस कहानी के अंदर जब पहला मर्डर होता है, उसके बाद वो सूत्रधार है, और आखिर तक मैं उसमें एक पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ, और मेरे साथ एक और इलेक्शन फाउंडेशन, हम 2 कर रहे हैं इसमें। और वो मेरा अभी तक का सोचरिए के बाद मैं बोलूँगा हाल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो नेटफ्लिक्स के लिए मैं कर रहा हूँ। तो नेटफ्लिक्स के लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और एक इतना बड़ा कैरेक्टर जो कि 8 एपिसोड में मैं सब में, तो वो एक बहुत अच्छा है। और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको बिहार डायरीज, जो हाँ। नीरज पांडे की डायरेक्शन है, और जिसके डायरेक्टर भव दुनिया है, दिमाग की वो है, जो कि एक रियल 90s की स्टोरी है। शेखरपुरा बिहार की, वहाँ के एसपी थे आईपीएस अमित लोढ़ा, उनके द्वारा कहानी लिखी है, उसी के ऊपर आधारित है बिहार डायरीज। उसके अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर किया मैंने, तो वो भी मेरे लिए आने वाले 2022 में बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, तो इन आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, दीपावली है कल, तो कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? क्या कुछ प्लान किया आपने? सर अप्रैल में मुझे कोविड हो गया था, और अप्रैल में हमारे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी त्रासदी देखी, पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। दिल्ली एनसीआर ने तो बहुत ज्यादा देखी है, ऑक्सीजन की कमी देखी है। तो उसी दौरान मेरी सिस्टर कोविड से लड़ते हुए, तो इस वजह से दीपावली देखिए त्योहार खुशियों का है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी भी संभलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अभी खत्म नहीं है। मैं आपको दोबारा बताऊं कि चाइना से द्वारा लॉकडाउन लग गया है पूरे एक स्टेट में, तो हमें इसके लिए बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए, हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं। मार्केट में थोड़ी बार जुड़ा, क्योंकि अब की बार ये बीमारी तो फिर ज्यादा नुकसान करेगी, और ये खासतौर से उनको नुकसान जरूर करती है जो शारीरिक रूप से थोड़े बहुत कमजोर है, या जिनका ऑपरेशन हो चुका है, या जिनको थोड़ी बहुत बीमारी है। तो हिंदुस्तान में लगभग 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, अभी इसको छोड़िए मत। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। बाकी सबको दीपावली की शुभकामनाएं, सब हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं। जी बिल्कुल। विजय जी, आपने भी अपने को खोया, और ऐसे तमाम लोगों ने
जो सेकेंड वेव आई थी, लोगों ने अपने को खोया है कोरोना की वजह से। तो बहुत अच्छी बातें कही आपने कि अभी भी कोरोना गया नहीं है। ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ सैनिटाइज करें और जो भी गाइडलाइंस है कोरोना की उसको फॉलो करें और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं और शुक्रिया आपका कि आपने समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता विजय कुमार डोगरा से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।